नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 5 जनवरी को पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के साथ सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। फिरोजपुर जिले के मुदकी के पास रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी आ गए, जिससे पीएम का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। इसके बाद पीएम ने पंजाब दौरा रद्द कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बना दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन पंजाब में अब बात यहीं तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई। पंजाब में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि कैप्टन ने ऐसा बयान देकर चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार की नाकामी के बहाने कांग्रेस को चौतरफा घेरने और उसके खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति बनाई है। कैप्टन के पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने वाले बयान और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज यानी गुरुवार को राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले पर हुए सुरक्षा चक्र का पूरा ब्यौरा दिया। राष्ट्रपति ने इस मामले पर चिंता जताई। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पीएम मोदी को फोन किया। हालांकि सूत्र अभी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं। पंजाब के विपक्षी दलों ने भी एक सुर में पीएम की सुरक्षा में चूक की निंदा करते हुए चन्नी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। गृह मंत्रालय ने इस गंभीर सुरक्षा चक्र पर पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश सारस्वत बीजेपी से, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से, दिलीप यशवर्धन वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रकाश सारस्वत जी आपके पास आएंगे। 4 बार तकरीबन ऐसा मामला हुआ पश्चिम बंगाल में भी और नोएडा में भी कि काफिला भटक गया, लेकिन इस तरह किसी राज्य पर कलंक लग जाना और ये बयान बार बार लौट कर घूम फिर कर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री वहाँ से जिंदा वापस लौट आए, तो क्या ये कलंक किसी राज्य या किसी जिले पर लग जाना कि हो सकता है कि वहाँ पर ये प्रशासन या सरकारी जो अधिकारी थे या जो एसपी जी थी उसकी गलती हो सकती है, लेकिन लोग ऐसे नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री के संग कोई अभद्रता कर देंगे। आपको कैसे लगता है? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये संवैधानिक विषय है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री है वो किसी पार्टी का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री का किसी राज्य में दौरा होता है तो उस राज्य सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होती है, चाहे राष्ट्रपति का दौरा होता है चाहे प्रधानमंत्री का दौरा होता है, उसको स्थानीय स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं सुरक्षा से लेकर और सब चीजों की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह का चीज मुझे लगता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने प्रधानमंत्री हुए देश में, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि प्रधानमंत्री का इस तरह से काफिला रोकने की स्थिति आ जाए। ये सुरक्षा की तो बड़ी चूक है ही। अब इसमें जो आरोप लग रहा है वो सच्चा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही भी है कि आप सुबह सीएम चन्नी लिखते हैं कि साहब मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, मौके पे आपके डीजीपी भी नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें संदेहास्पद होती है। ये विषय है चंद्रशेखर जी। रत्नाकर जी, जी ये कई बार भूल चूक और ये जो होनी अनहोनी होती है ये सब होता है, और जब बड़ी बड़े इंतजाम इस तरह के होते हैं तो कई बार अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। लेकिन अब
जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। हालांकि सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से बात की है, लेकिन अब कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, सबसे मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फिरोजपुर में रैली थी, वो रैली में भीड़ एकत्रित नहीं हो पाई। बारिश का भी मौसम था, लोग भी नाराज चल रहे हैं आजकल। प्रधानमंत्री जी से किसान तो विशेष तौर से नाराज चल रहे हैं। तो वहां पे 70,000 की कुर्सियां लगी हुई थी, कुछ 700-800 लोग थे। जब इनको पता चला कि वहां पे भीड़ ही नहीं है, तो इनको तो अपना इज्जत बचानी है, कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही है। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किए। देखिए, इनको जाना था भटिंडा से फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से। ये लास्ट मोमेंट में इन्होंने देखा कि मौसम खराब है, चाहे जो भी एडवाइजरी इनको मिली होगी, एडवाइस मिला होगा, तो इन्होंने बाई रोड जाना पसंद किया। और आधे घंटे के दरमियान जो है डीजीपी को फोन किया और बोला कि हम आ रहे हैं, आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था करिए। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि चन्नी जी ने इनका फोन नहीं उठाया, लेकिन आरोप ये बेबुनियाद है, क्योंकि ये गृह मंत्री को भी फोन लगाकर और इसकी सूचना दे सकते थे, बहुत सारे उप मुख्यमंत्री को भी बता सकते थे। तो इस तरह की जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था थी, वो 10,000 सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने वहां पे कर रखी थी। इनका आरोप बेबुनियाद है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा घेरा में कोई भी चूक होती है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है एसपीजी पे होती है और आईबी पे होती है। गृह मंत्रालय ये इंश्योर करता है कि प्रधानमंत्री जी का जो लावा लश्कर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, और कई घेरे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था होती है। पुलिस प्रशासन जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है। तो पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट करती है एसपीजी से और आईबी से, और गृह मंत्रालय के जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करके उसको सुरक्षा व्यवस्था देती है। अब वहां पे जब ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते से में चूंकि किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने सुना था कि प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में आने वाले हैं, तो कई जगहों पे किसान प्रदर्शन कर रहे थे और वो कई रास्तों में बैठे थे। देखिए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वही रास्ता चुना जहां पे किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और वो उसी ब्रिज के पास जाके और सोची समझी एक साजिश के तहत, मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे 20 मिनट तक खड़े रहे। आप जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरह से प्रशासन जो वहां पर मुस्तैद रहता है, और वो भीड़ हटा भी सकता था। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वहां पे मेरी जान को कोई खतरा है, तो वो यू टर्न भी ले सकते थे। लेकिन वहां पे 20 मिनट तक खड़े रहना, फिर जाके हेलीपैड पे जाके कहना कि धन्यवाद देता हूं मैं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मेरी जान बचा ली, मेरी जान को खतरा था। तो इस तरह का जो एक ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया है और ड्रामा बनाया है। प्रधानमंत्री जी नहीं बताया कि कातिल कौन था वहां पे खड़ा था जो इनको मारने वाला था। अरे भाई, वो किसान थे और आप एसपीजी सुरक्षा में थे। आप एसपीजी सुरक्षा को कैसे तोड़ सकते हैं? वो किसान वहां पे पथराव तक तो नहीं किया उन्होंने, काले झंडे तक भी तो नहीं दिखाए उन्होंने, फिर आपको डर कैसे लग गया? आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको एक सिंपैथी की तरह पूरे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको लोगों में पहुंचाना चाहते हैं, गलत संदेश देना चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने ये सब कराया है, और पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार है, जहां पे कांग्रेस इस तरह की साजिश रच रही थी जिससे कि प्रधानमंत्री जी को कुछ के साथ कोई घटना घटित हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये पूरी तरह से इनका एक प्रोपेगेंडा है। आजकल देश में जिस तरह से फॉग चल रहा है, उस तरह से इस राजनीतिक का नौटंकी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी ज्यादा नौटंकी चल रहा है। जी दिलीप यशवर्धन जी, पहली बात तो ये मैं बोलूं चंद्रशेखर जी? जी बिल्कुल। प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। दिलीप यशवर्धन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दिलीप यशवर्धन को मेरी आवाज नहीं आ पा रही शायद। प्रकाश जी, आप जवाब दीजिए। मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो दिलीप यशवर्धन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब जो हुआ, एक तो विपरीत मौसम, एक विपरीत हालात, उन सिपह सालारों के बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने ये व्यू रचना बनाई रैली की। त्रिशूल जी,
राजनीति के परे हटके मैं जरा सी बात करूंगा हम्म कि ये घटना घटी हम्म या घटित कराई गई, हम्म दोनों ही केसेस में सबसे पहली बात है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग सकती है तो आम आदमी की तो कहीं कोई औकात नहीं। दूसरा, ये राज्य सरकार की पूर्णतः जिम्मेदारी होती है कि अगर प्रधानमंत्री का दौरा उनके प्रदेश में लग रहा है तो स्थानीय जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट सिक्योरिटी होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो काफिले के साथ चलती है। इन सारी बातों के अलावा मान लीजिए कोई घटना घट जाती, अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा वाकई में हो जाता है या जान चली जाती, तो आप इसका अंजाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या हाल होता, क्या मारकाट मचती। 84 के दंगों को याद कर लीजिए, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, क्या हुआ था इस देश के अंदर, कितने आम लोग मारे गए थे। वो कातिल जिसने इंदिरा जी को मारा था वो तो सरेंडर कर दिया उसने, वो तो सुरक्षा के घेरे में चला गया क्योंकि वो अब कानून के दायरे में आ गया, वो कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन उस जेल के बाहर इस देश में जो कत्लेआम मचा था उसमें कितने बेगुनाह लोग मारे गए थे, खून की नदियां बही थी सड़कों पर। और उससे भी भयावह स्थिति होती इस देश में अगर कल कोई अप्रिय घटना घट जाती प्रधानमंत्री जी के साथ। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए जी, बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। चाहे ये घटना घटी या इस घटना को घटाया गया, दोनों ही केसेस में अगर कोई अनहोनी हो जाती या इस षड्यंत्र का फायदा उठा करके कोई तीसरा आदमी कुछ अप्रिय घटना को अंजाम दे देता तो इस देश में क्या हाल होता। मैं उस स्थिति को सोच करके बड़ा दुखित हो रहा हूं ये बहुत कि इन राजनीतिज्ञों को अपने चंद राजनीतिक फायदे के लिए देश के आम जन से इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री इस देश के हैं, जब कांग्रेस के जब पंजाब के मुख्यमंत्री भी किसी दूसरे प्रदेश के दौरे पे जाते हैं तो वो भी अपनी सुरक्षा की वही उम्मीद करते हैं। और उम्मीद छोड़ दीजिए, हर सरकार की या संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन राजनीति से ऊपर उठ के करना होता है। राजनीति का वहां कोई सरोकार नहीं होता, ये सरकारी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से आपके स्टेट में जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जी। आपकी स्टेट पुलिस कहां थी, आपके प्रमुख सचिव कहां थे जब कोऑर्डिनेशन हुआ गृह मंत्रालय से, एसपीजी से और लोकल पुलिस से, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे टूटा, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जो एसपीजी है वो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ जिम्मेदारी ठहरा लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी किसी की हो, चूक किसी की हो, लेकिन इसका खामियाजा इस देश की आम जनता भुगतती। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। पल्लवी राजपूत हमारे संग न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, पूरे मामले को जो अब सियासी एक वो चल रहा है चक्र व्यू, कैसे अब निर्णय क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल त्रिशूल जी, मैं एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगले 48 घंटे पंजाब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर हम इस पूरे मसले की बात करें तो 3 मोर्चों पर इस पूरे मामले पर फैसला संभव है। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में PIR लगाई गई है, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हो सकती है, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई ना कोई टिप्पणी जरूर आएगी या कोई ना कोई आदेश या निर्देश दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास अलग अलग जगहों से पत्र पहुंचे हैं, बीजेपी का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचा है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि कई पूर्व पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति को और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन लगाने की बात लगातार कही जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, बीजेपी के तमाम आला कमान के जो नेता हैं, वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा भी कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है। इन सब से इतर सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा यह है SPG एक्ट। देखिए, SPG तैनात थी उनकी सुरक्षा में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। SPG एक्ट बहुत बड़ी बात यह है, SPG की तरफ से भी कोई ना कोई कार्रवाई या फिर फैसला लिया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं SPG एक्ट की धारा 14 के बारे में। इस धारा 14 में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि SPG और उसके सदस्यों के निर्देश देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसके अलावा राज्य
सरकारों, स्थानीय प्रशासन, आम नागरिक, यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों, सेना के जवानों को भी मानने होंगे। ये धारा 14 में साफ तौर पर लिखा हुआ है। और कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसे देखकर ये सहर्ष अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। एसपीजी की ये पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो राज्य सरकार के साथ या जहां पर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि स्थानीय प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया। ये बात कही गई है कि खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन कॉल रिसीव नहीं किए, वहां की स्थानीय पुलिस ने सहयोग नहीं किया। तो अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एसपीजी एक्ट के तहत कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहराऊंगी, अगले 48 घंटे पंजाब के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार 3 दिन में रिपोर्ट भी आ रही है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चलेंगे रत्नाकर सिंह के पास। रत्नाकर जी, देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उस पर कार्रवाई होना शेष है। अब कार्रवाई क्या होती है, इसी से सारा पूरा एक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। देखिए, पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो बिठाई है उसमें 3 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पंजाब पुलिस ने किस तरह से बंदोबस्त किया था और कहाँ पे चूक हुई है। जैसा कि अभी पल्लवी जी बता रही थी, आपने पल्लवी जी कह रही थी कि एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है इसमें। तो एसपीजी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाते हैं अमित शाह पे, जो गृह मंत्री हैं। प्रश्न तो वहां पे भी उठना चाहिए ना। आप पुलिस प्रशासन में प्रश्न उठा रहे हैं, हमने उसकी कमेटी बिठाई है, हमने जांच शुरू कर दी। आप गृह मंत्रालय पे भी प्रश्न उठाइए, जिसके अधीन में केंद्रीय एजेंसियां आती हैं, आईबी आती है। उनको क्या जानकारी नहीं थी कि इस रोड पे जो जा रहे हैं उस रोड पे किसान बैठे हुए हैं जो आंदोलनकारी हैं, तो क्या रूट बदल के जाना नहीं चाहिए था? तो इस तरह की गलतियां तो कहीं ना कहीं एसपीजी की है। लेकिन सारा जो ठीकरा पंजाब के सरकार के ऊपर फोड़ना, चन्नी जी के ऊपर फोड़ना, कांग्रेस को दोषी साबित करना, ये इनकी फितरत है। चूंकि चुनाव वहां पे है तो ये दिखाएंगे कि कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ गलत हो, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। प्रधानमंत्री पद एक गरिमापूर्ण पद है और हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये सारे भारतवासी यही चाहेंगे, क्योंकि सारे लोगों की यही अभिलाषा और मनोकामना है कि प्रधानमंत्री जी जैसे रहें, सुरक्षित रहें और सालों तक जिए। देश की उन्होंने सेवा की है और आगे भी करें, किसी न किसी दूसरे रूप में करें, लेकिन करें। हम यही चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के साथ इस तरह की घटना घटे। लेकिन जो जो घटना घटी हुई है कल की, वो घटना के ऊपर अगर सारा ठीकरा आप पंजाब सरकार के ऊपर फोड़ना चाहते हैं तो ठीक नहीं है। ये इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत कांग्रेस को बदनाम करने की एक पूरी तरह से इन्होंने एक साजिश भी जो जाल बिछाया है और तमाम तरह की बातों को। बिल्कुल, रत्नाकर सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे इसी मामले पर। स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, प्रकाश जी आपके पास आना चाहेंगे। प्रकाश जी, सबसे गंभीर सवाल ये है कि ये सारा मामला जो हुआ है, जो मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहा दूंगा, क्या ये भी ठीक है कि उस मुख्यमंत्री को हत्या की साजिश का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है राजनीतिक बयानों में? चंद्रशेखर जी, पहला विषय तो ये है कि जो कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा, इसमें से कल से जो कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले के फोटोज जारी करके ये कह रहे हैं कि वहां संख्या बल था। संख्या बल नहीं था। सबसे पहला मुद्दा तो वहां से शुरू हो रहा है कि इन्होंने झूठा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रखा है, जबकि वहां अपनी जगह भीड़ थी। दूसरी बात, एसपीजी एक्ट की भी बात आती है। मैं पत्रकार जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती तो उसकी कीमत देश का आम आदमी भुगतता, वो चुका था। इनका क्या प्रोग्राम था?
या क्या नहीं था, ये अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कल कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने भी कहा चूक हुई है। क्या 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 कांग्रेसी मित्र ये बताएंगे क्या वहां की स्थानीय सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि भी वहां से एसपीजी कोई कार्रवाई करे? जो लोग इकट्ठे हुए थे किसान, उनके ऊपर कोई बल का प्रयोग हुए ताकि इसको मुद्दा बनाए? एसपीजी कार्रवाई नहीं करती, क्रिएट किया गया था। आप गलत कह रहे हैं। एसपीजी कार्रवाई नहीं करती है। एसपीजी पूरा मुआयना करती है, वहां पे उनको जानकारी होती है कि कहां पे किस रूट पे खतरा हो सकता है प्रधानमंत्री जी को और किस रूट पे नहीं हो सकता है, उसकी जानकारी एसपीजी रखती है। एसपीजी कार्रवाई नहीं रखती। एसपीजी की जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वहां पे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। उसको प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना ये एसपीजी की जिम्मेदारी होती है। स्थानीय पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है रूट के हिसाब से? बता दूं, दे दीजिए। स्थानीय पुलिस जो राज्य सरकार की पुलिस होती है, उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी इतनी होती है कि वह एसपीजी, आईबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करे और जो वो आदेश दे उनको फॉलो करें और उनके हिसाब से जो है प्रशासन व्यवस्था वहां पे दुरुस्त रखे। लेकिन महाशय को जानकारी शायद थोड़ी कम है कि प्रधानमंत्री जी को जो है बठिंडा से फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से उन्होंने लास्ट मोमेंट में ये प्रोग्राम बदला कि नहीं हम रोड के माध्यम से जाएंगे। अब लास्ट मोमेंट में आपने डीजीपी को फोन किया तो डीजीपी जितना अधिक संभव हो सकता था अपने तरफ से जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था किया, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 10,000 हम लोग पुलिस प्रशासन वहां पे लगा रखे थे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपने उस रूट को क्यों चुना जहां पे प्रदर्शनकारी ऑलरेडी बैठे हुए थे? आप कोई दूसरा रूट क्यों नहीं चुन के वो गंतव्य तक जा सकते थे? आपको नहीं जाना था। कारण इसका ये था कि वहां पे भीड़ नहीं थी और आपको चुनावी रैली कैंसिल करना था। नहीं जा पाए तो रूट का निर्णय स्थानीय सरकार पे किया जाता है और स्थानीय स्तर पे वो रूट मुहैया कराया जाता है। प्रकाश जी रत्नाकर जी, मैं आऊंगा आप पास। दिलीप यशवर्धन जी, जो सामने चीजें निकल के आ रही हैं कि वो जो किसान जो वहां पे प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर जा रहे थे, डीसी ऑफिस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रोक लिया गया और ये भूलवश ये हुआ कि पुलिस, हमें लगा, वो किसान जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें लगा कि पुलिस, जब उन्होंने कहा बाद में कि पुलिस ने कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आप हट जाइए, तो उन्हें लगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए पुलिस ऐसा कह रही है और वो सड़कों पर जमे रहे। तो ये पूरा मामला कहीं त्रिशूल जी कहानी अब कुछ भी बनाई जाए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात पर मतलब ऑब्जेक्शन करूंगा इस बात को लेकर के। इन्होंने अभी कहा कि जो पुलिस डीआईजी डीजी पुलिस जो थे उनसे जो संभव हो सका वो उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो संभव हुआ किया, तो आम आदमी की क्या बात होगी? फिर आम आदमी की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? जो देश का शीर्षस्थ व्यक्ति है उसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करके जो हमसे संभव हो सका वो हमने किया। तो अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आपके प्रदेश में या जहां आपकी सरकार बनेगी वहां बाकी आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है आप ही के स्टेटमेंट से। अब रही बात कि जो किसान वहां पर धरना दे रहे थे, जिनको ये लगा कि बीजेपी को जाने के लिए रास्ता खाली कराया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री का काफिला था, किसी विधायक का काफिला नहीं था, किसी आम मंत्री का काफिला नहीं था, इस देश के प्रधानमंत्री का काफिला था। और प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो ऐसे ही नहीं तय हो जाता है। अगर रूट बदलना भी पड़ता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी इंटेलिजेंस होती है और हर एजेंसी को, जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, उनको बाकायदा वो प्लान पहले से जाता है और इंटेलिजेंस गैदर करी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री किसी भी रास्ते पे निकल जाएंगे कि यहाँ जाम लगा है तो आम आदमी की तरह इस रास्ते से मोड़ लिया जाए। अगर मोड़ना भी पड़ेगा तो वो बाकायदा सरकारी डायरेक्शन आता है। प्रधानमंत्री की गाड़ी प्रधानमंत्री की मर्जी से नहीं चलती है, सुरक्षा एजेंसियों की मर्जी से चलती है। तो सुरक्षा एजेंसियां जो होती हैं वो अगर किसी स्टेट में जा रही हैं तो वो लोकल एजेंसीज पर डिपेंड, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर लोकल स्टेट एजेंसीज उनको भ्रमित करेंगी तो उनका भ्रमित हो जाना बहुत मतलब है, भ्रमित किया जा सकता है। मैं फिर घूम फिर के सारी बातों के इधर अपनी बात को रखूंगा
कि आपने चाहे जानबूझ के किया या आपसे गलती से हुआ, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। उस अंजाम को अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आपको इस देश की गद्दी पर बैठने का हक नहीं है, क्योंकि आप अगर ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आपकी जो कार्य प्रणाली है जो या जो आपका क्रियाकर्म है आज की डेट में, वो कल क्या रिजल्ट देगा आपके लिए, आपके देश या प्रदेश के वासियों के लिए। आपकी इतनी अगर फोरसाइटनेस नहीं है और चंद चुनावी रणनीति की वजह से या चुनावी मतभेद की वजह से या चुनावी माइलेज की वजह से आप इस देश के संवैधानिक पद से इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आपकी नजर में आम जनता की तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं कह सकता हूं। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। हम चलेंगे दिलीप यशवर्धन के पास। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए, जो आप बार बार कह रहे हैं कि इस बात की भयावहता का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं राजनीति ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से, राजनीति सारे चारों तरफ से हो रही है, लेकिन चारों तरफ से होने वाली राजनीति को जो राजनीतिक मर्यादा है उसका कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए, क्योंकि गाज अगर गिरती है तो सबसे पहले आम आदमी पर गिरती है। त्रिशूल जी, यहाँ तो संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन इतने खुलेआम किया जा रहा है, तो राजनीति की तो कोई मर्यादा होती ही नहीं है। आपको लगता है कि वर्तमान समय में राजनीति की कोई मर्यादा है? राजनीति की मर्यादा सिर्फ इतनी है कि जो मुझे अच्छा लगे और जो मेरे मुंह से निकल जाए, वही मर्यादा है। आदमी प्रधानमंत्री को गाली दे देता है, मुख्यमंत्री को गाली दे देता है, आप कुर्सी को गाली नहीं दे सकते। ये अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं शामिल है आपके। आप नरेंद्र मोदी एज इंडिविजुअल गाली दे सकते हैं, आप चन्नी एज इंडिविजुअल गाली दे सकते हैं, लेकिन चन्नी एज चीफ मिनिस्टर और मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर आप गाली नहीं दे सकते हैं। पद को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। और यहाँ जो आपके प्रदेश में आ रहा था वो एक पद आ रहा था, वो इस देश की सबसे सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी आ रही थी। उस कुर्सी के सुरक्षा का उल्लंघन करने का अधिकार आपको नहीं है, और आप ये नहीं कह सकते कि जो हमसे संभव हुआ वो हमने किया। अगर आप ये कहेंगे कि जो हमसे संभव हुआ वो हमने किया, तो आप इस देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? कल को आतंकवादी हमारे देश में घुस जाएंगे या कल को आपकी स्टेट में आतंकवादी घटना हो जाएगी, तो आप क्या ये कह के जनता को छोड़ देंगे कि साहब जो हमसे वो बन पड़ा वो हमने कर दिया? इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं। अगर सरकार ये बात कह देगी, आप सोचिए कि सरकार अगर ये बात कहेगी कि हमसे सुरक्षा के लिए जो हो सका वो हमने करा, तो फिर आम जनता, फिर तो आप इस देश में प्रजातंत्र की बात ही खत्म कर दीजिए, कानून हटाई दीजिए, जिसको अपनी सुरक्षा करनी होगी वो कर लेगा। मतलब क्या बच्चों जैसा बयान है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत क्षमा के साथ इस बात का ऑब्जेक्शन करता हूं कि ये बच्चों तरह के बयान है, मत कहिए आप इस तरह की बातें। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने इस देश के ऊपर बहुत दशकों तक राज किया है। ये बयान आपका जनता की नजर में आपको बहुत गलत साबित कर देगा। प्रकाश जी, देखिए, मामला गंभीर है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला है। अगर कहीं भी कुछ छोटा मोटा कुछ भी ऐसा होता तो निश्चित रूप से जो दिलीप यशवर्धन कह रहे हैं इसकी भयावहता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा होने का भी काम होता। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या काम हो रहा है। चंद्रशेखर जी, मैं माननीय पत्रकार मित्र यशवर्धन से पूरी तरह सहमत हूं। इन्होंने जितनी बातें कही हैं तार्किक बात कही हैं, इनका साधुवाद पहले तो। दूसरी बात की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि आज ये पंजाब में घटित हुआ है, कल और किसी राज्य में हो सकता है। सरकारें बदलेगी, कहीं कोई, आज केंद्र में भाजपा है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस है या भाजपा है, सरकारें अलग अलग, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, ये परिपाटी चल पड़ेगी। ये देश के संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला विषय है। आज प्रधानमंत्री के साथ हुआ, कल राष्ट्रपति जी के साथ हो सकता है, भगवान न करे किसी और मुख्यमंत्री जी के साथ अलग अलग प्रदेशों में हो सकता है। विचारधाराएं भिन्न हो सकती है, पर इस तरह का मतलब जो निम्न स्तरीय प्रदर्शन किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मौके पे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और डीजीपी तीनों नहीं है, और फिर कहां से क्यों नहीं संदेह की सुई राज्य सरकार पर घूमेगी? और ये बचकाना बातें कर रहे हैं सारे। विषय ये है। रत्नाकर जी,
रत्नाकर जी देखिए, जिम्मेदारी पार्टी देखकर नहीं तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी उन लोगों पर तय होनी चाहिए जो इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ जिम्मेदारी तय मरने के लिए, लेकिन मेरे ये दोनों मित्र लोग बैठे हैं, स्पेशली जो दिलीप जी कह रहे हैं, मैं दिलीप जी की मुंह से ये भी सुनना चाहता हूँ कि अभी जो उन्होंने एसपीजी एक्ट में उल्लंघन का मामला जो जिक्र किया पल्लवी राजपूत जी ने अभी, उस पर थोड़ा बयान क्यों नहीं अपना दे रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि एसपीजी की कहीं न कहीं गलती थी? एसपीजी को वो रूट जो तय नहीं करना चाहिए जहां प्रदर्शनकारी बैठे थे, क्योंकि उनको ही निर्णय लेना था। ये तो सिर्फ पुलिस प्रशासन जो होता है वहां पे, वो तो आपको वहां पे कोऑर्डिनेट करके चीजों को व्यवस्थित करके दे सकती है, लेकिन अगर रूट तय करना है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? एसपीजी की जिम्मेदारी होती है कि नहीं, बता दीजिए ये, ठीक है? अगर एसपीजी की जिम्मेदारी होती तो चूक कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसी का है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर एसपीजी की अगर गलती है तो दिलीप जी आप जरा गृह मंत्री के ऊपर भी उंगली उठाइए। भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में बैठे हैं लोग, अमित शाह जी जो गृह मंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जरा खड़ा करिए। आप अगर डीजीपी के ऊपर कह सकते हैं, डीजीपी को कितनी देर पहले इस इंफॉर्मेशन मिली थी? आप लास्ट मोमेंट में आप रूट तय करते हैं कि हमें इस रूट से जाना है, तो संभव जितना हो सका, मेरे कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा समय रहता है और चीजें ज्यादा करनी होती है तो आदमी हर अपनी पूरी कोशिश करता है पूरी क्षमता से कि वह चीजों को व्यवस्थित करके रखे। तो मेरे एक शब्द पे आप जो बचकाना बयान का रूप दे देते हैं, जरा मैं आपके मुंह से यह भी सुनना चाहता हूं कि इस पे गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं है। नहीं देखिए, और आप अगर जैसे सुन लीजिए, अगर जिस तरह से ये चन्नी जी का ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, उस तरह से जरा गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगे इस चैनल पे जरा बताएं। सिर्फ कांग्रेस को दोषी ठहराना ये आज का ट्रेंड हो गया है। चाहे वह पत्रकार हो, पत्रकार निष्पक्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी निष्पक्षता पे भी सवाल खड़ा हो जाता है आज के परिदृश्य में। आप निष्पक्ष रहिए और सही को सही कहने का मद्दा रखिए। अगर गलती हुई है कहीं किसी से तो उस गलती को दोनों पक्ष को बोलिए। अगर वहां पे पुलिस प्रशासन अपनी पूरे काम नहीं कर पाई है तो आप केंद्रीय एजेंसियों को भी दोषी ठहराइए। अगर आप चन्नी जी से इस्तीफा मांगते हैं तो आप गृह मंत्री से भी कहिए इस्तीफा देने के लिए। इसमें क्या दो राय हो सकती है? मैं पूछ लेता हूं उनसे। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए जो रत्नाकर सिंह कह रहे हैं वो बात आप सुन रहे होंगे। मैं सुन रहा हूँ रत्नाकर जी की पूरी बात मैंने सुनी। अब मैं जवाब भी बड़ी निष्पक्षता से आपसे चाहूंगा। नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ ना, मुझे मतलब नहीं, ना कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे समाजवाद से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से भाजपा से मतलब है, मुझे इस देश से मतलब है। मैं कहता हूँ ना, ये जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इस जनता का प्रवक्ता हूँ, मैं तो जनता की तरफ से बात करता हूँ। और बढ़ते अकेले प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसका खामियाजा इस देश की जनता भुगतती, वो दर्द मेरे सीने में है। मैं उस दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ कि आम जनता किसी का पिता खोता, किसी का बेटा खोता, किसी की माँ खोती, किसी की बहन जाती, और क्या कत्लेआम इस देश में होता। इस स्थिति को अगर आप अंदाजा लगा लेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्योंकि वो जो दंगे होते हैं फिर हमको आपको देख के नहीं होते, वो कांग्रेस बीजेपी देख करके नहीं होते, फिर तो होते, फिर तो आदमी का दुश्मन बन जाता है। अब रही बात जो इन्होंने कहा कि सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार है, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि एसपीजी इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी रहती है। ना तो एसपीजी अकेले डिसाइड करती है और ना स्टेट सिक्योरिटी डिसाइड करती है, लेकिन जिस स्टेट में काफिला जाता है उस स्टेट के रूट के बारे में क्लियरेंस देने की जिम्मेदारी स्टेट अथॉरिटी की होती है। एसपीजी उस रिपोर्ट पर डिसीजन लेती है कि जाना है कि नहीं जाना है। अगर स्टेट एजेंसी ने क्लियर कट कहा था कि वहां पर न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है या प्रदर्शनकारी बैठे हैं, उसके बाद काफिला गया, तो एसपीजी की जिम्मेदारी है। और अगर स्टेट एजेंसी ने सिक्योरिटी ये क्लियरेंस नहीं दिया था तो फिर 100% स्टेट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। प्रकाश जी, देखिए जो कहीं ना कहीं बात निकल के आ रही कि आखिर इनपुट कौन दे रहा था और कमांड कौन दे रहा था, इन दो चीज़ों में सारी बातें हैं। अब उसमें कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन जो मामला अगर कहीं उलझता तो ये भयावहता वाकई में जो दिलीप यशवर्धन कह रहे हैं कि रूह कांप जाएगी एक बार सुन के, अगर सोचेंगे तो इस बात को। जी बिल्कुल। ये विशेष तौर से उस देश में जहां ऑलरेडी हम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को खो चुके हैं, उसके बाद कितनी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ इस देश में, ये देश ने देखा है। आम आदमी ने इसकी कीमत चुकाई है।
और वो भयावह स्थिति की कल्पना करके जो यशवर्धन जी ने कहा, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही है कि स्टेट एजेंसी के कोऑर्डिनेट में एसपीजी काम करती है, तो स्थानीय रूट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस या डीजीपी या राज्य सरकार निभाती है। अगर एसपीजी ने पूछा कि रूट क्लियर है, तो उन्होंने कह दिया रूट क्लियर है। क्लियर है तो फिर क्लियर होना चाहिए। प्रधानमंत्री का काफिला है और स्टेट डीजीपी या स्टेट सरकार कह रही है रूट क्लियर है, क्लियर नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या ये सुरक्षा में फेल्योर नहीं है? दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दिलीप जी। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था रत्नाकर जी की बात पे। रत्नाकर जी, जब प्रदेश में कोई धरना प्रदर्शन होता है तो वो धरना प्रदर्शन की जानकारी स्टेट पुलिस को होती है और स्टेट पुलिस ही उसकी परमिशन देती है। तो अगर वहां पर प्रदर्शनकारी पहले से बैठे थे तो ये बात वहां की लोकल पुलिस को मालूम होनी चाहिए थी। और प्रदर्शनकारी बैठे थे तो वहां लोकल थाना, वो एसपीजी नहीं देखेगा, वो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, डीएम देखता है। और एसपीजी, मैंने कहा ना कि अगर लोकल पुलिस ने कहा कि रूट साफ है तो फिर लोकल पुलिस की गलती है, और अगर लोकल पुलिस ने ये बताया कि रूट साफ नहीं है, प्रदर्शनकारी बैठे हैं और तब एसपीजी ने उस रोड से जाने का फैसला लिया, तो फिर गलती पूरी की पूरी एसपीजी की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रत्नाकर जी देखिए, पुलिस प्रशासन में जो पुलिस के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो कहीं न कहीं उसमें आईबी भी शामिल होता है। शायद मेरे मित्र दिलीप जी आईबी को एक दरकिनार कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा व्यवस्था में आईबी का भी बहुत अहम रोल होता है। पुलिस प्रशासन अगर कहीं से क्लियरेंस देता है तो उसके क्लियरेंस में आईबी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। आईबी अगर उस वहां पे अगर सही तरीके से मान लीजिए या पुलिस बिल्कुल। रत्नाकर जी मैं आऊंगा आपका संवाद जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं और हम चलेंगे रत्नाकर सिंह के पास। रत्नाकर जी, सबसे बड़ी बात जी, अगर पुलिस प्रशासन की कहीं भी गलती है तो उसके लिए एक जांच कमेटी बिठा दी गई है, उच्च स्तरीय जांच कमेटी। कहीं न कहीं अगर चूक अगर मिलती है तो जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन केंद्रीय एजेंसियां जो प्रधानमंत्री जी के काफिले के साथ रहती हैं उसमें आईबी भी रहता है। अगर पुलिस प्रशासन कोई भी इंफॉर्मेशन देता है तो उसको परखने का काम आईबी करती है। तो आईबी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई क्या? वो भी एक पहलू आता है यहाँ पे। और वो इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट अगर है तो एसपीजी निर्णय लेता है कि उसको भाई प्रधानमंत्री जी को काफिले को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ पुलिस प्रशासन पे आप थोपने का काम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार को वहां पे चन्नी जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। देखिए, सत्यता सिर्फ एक ही है। वहां पे जो इन्होंने रैली करने का आयोजन किया था फिरोजपुर में, जहां पे ये 70,000 कुर्सियां लगाए थे, क्योंकि मौसम भी खराब था और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ किया है, 700 किसान जो मर गए हैं वहां पे, किसानों के अंदर एक बहुत रोष है। तो प्रधानमंत्री जी का काफिला कहीं से भी जाए उनको काले झंडे जरूर दिखाएंगे। तो ये, और उनकी रैलियों में अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि रैलियों में वहां पे किसान आएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, तो ये कदाचित संभव नहीं है। इसका नतीजा यही पे देखने को मिला कि वहां पे रैली में भीड़ बिल्कुल नहीं थी। जनता बिल्कुल वहां पे नाराज है प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो आखिर में इनको अपने रैली जो है कैंसिल करने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। तो बहाना अगर सुरक्षा व्यवस्था है, देखिए प्रधानमंत्री जी का ये पैतरा बहुत पुराना है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो करते हैं वो, उनका सुरक्षा चूक सिर्फ एक बहाना है। मैं यही कहूंगा जी। दिलीप यशवर्धन जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वेदर रिपोर्ट को भी तो ये मायने, वेदर रिपोर्ट लगातार ये आ रही थी कि बरसात है और आने वाले 3 दिन बरसात रहेगी, तो कहीं उसके भी तो कोई मायने होंगे वेदर रिपोर्ट के, या उसको सिरे से खारिज कर दिया गया होगा? नहीं, सिरे से नहीं खारिज किया जा सकता है। अगर वेदर रिपोर्ट फोरकास्ट थी तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का एक ऑल्टरनेटिव रूट पहले से तैयार होना चाहिए था। अगर मौसम विभाग से एसपीजी ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या आईबी ने इस बात की जानकारी ली है कि हम उड़ने लायक होंगे कि नहीं होंगे, अगर हमें बाय एयर जाना है तो जाहिर सी बात है वेदर फोरकास्ट को ध्यान रखा जाता है और उस हिसाब से रूट बनाया जाता है। अगर वेदर में कहीं कोई गड़बड़ी होने की आशंका होती है तो एक ऑल्टरनेटिव प्लान जरूर रहता है बाय रोड, अगर संभव है तो।
तो ये चीजें देखिए, अब ये अंदर क्या है, अभी जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में जो PIL लगाई गई उस पर सुनवाई है, तो उस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी अपने पक्ष को रखेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पक्ष को रखेगी, और पक्ष को रखेगी सबूत के साथ रखेगी, किसकी क्या जिम्मेदारी है और किसने कहां पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया है, ये कागजों में निकल के आएगा। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपना अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं केओस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम तो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन एविडेंस के साथ में क्या है ये कल कोर्ट में पता चल जाएगा, और ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि वाकई में SPG की गलती है, IB की गलती है कि स्टेट एजेंसीज की गलती है। और मैं फिर ये कहूंगा कि गलती किसी की भी हो, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलतियां आपके देश को इंटरनेशनल मानक पर बहुत खराब छवि देती हैं। बिल्कुल, कि जो देश अपनी प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा करने की बात करता है, वो विश्व गुरु बनने की बात करता है, वो अपने आप को सबसे ऊंचा देश ले जाने की बात करता है, तो ये हंसने वाली बातें हो जाती हैं। देखिए, घर के अंदर झगड़े जो भी हों, पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश की छवि खराब कर देंगे या आप अपने देश को बदनाम कर देंगे। पॉलिटिक्स इंटरनल है, घर के सब कहा जाता है ना, जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं, तो ये पॉलिटिक्स भी हमारे देश की इंटरनल लड़ाई है। कभी सत्ता में आप बैठेंगे, कभी सत्ता में वो बैठेंगे, कभी सत्ता में कोई बैठेगा, लेकिन सत्ता का जो मीनिंग होता है, जो सत्ता का मतलब होता है, वो इस देश की जनता की सुरक्षा और इस देश को डेवलपमेंट के आगे लेके जाने का होता है, और विदेशों के आगे हमारी नाक नहीं झुकनी चाहिए। ये हर राजनीतिक पार्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। तो ये जो कल घटना हुई है, ये घटना जो अंतरराष्ट्रीय पटल है उस पर आपके देश को बदनाम करता है, और कल को आप भी इस देश की सत्ता पर बैठेंगे, पहले थे, आने वाले समय में फिर बैठेंगे, तब आप क्या जवाबदेही देंगे इस बात की? बिल्कुल, कमोबेश स्थिति हर राजनीतिक पार्टी के सामने वही रहती है जी। समय बदलता है, कुछ साल आपने गुजारे हैं, कुछ साल ये गुजार रहे हैं, आगे चल के फिर कोई और बैठेगा। तो सिचुएशन, अगर आज आपकी सुरक्षा, आपने किसी की सुरक्षा में सेंध मार दी है, तो कल आपकी सुरक्षा में भी सेंध कोई मार देगा। देखिए रत्नाकर जी, जो दिलीप यशवर्धन जो बात कह रहे हैं उससे तो आपको इत्तेफाक रखना होगा। बिल्कुल, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। जो इन्होंने देश के बारे में कहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की कहीं जो चूक हुई है, चाहे जिससे भी हुई है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं कि केंद्रीय एजेंसियों के कारण हुआ है या राज्य पुलिस के कारण, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के में चूक हुआ है कहीं न कहीं, तो उसको जरूर जवाबदेही तय करनी चाहिए, और जो भी इसमें लोग जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाए हैं उसको दंडित करने का काम करना चाहिए, और साथ साथ उस तरह की जो कमियां रह गई हैं अभी भी हमारे लश्कर में, वो सारी चीजों को दूर करने का काम करना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं विश्व पटल पे हमारी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, ऐसा नहीं है, उनका सम्मान सारे लोग करते हैं, देश का हर नागरिक करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी चली गई, जिस तरह से राजीव गांधी जी चले गए सुरक्षा फेल्योर के कारण, उस तरह से घटनाएं आगे फिर पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटनाओं का। तो मैं दिलीप जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल, देखिए जी, लेकिन प्रकाश जी, इस तरह जी मैं आऊंगा। प्रकाश जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल कि चाहे कुछ भी हुआ राजनीतिक स्तर पे, लेकिन सतर्कता में कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है जी, ये बात निश्चित रूप से सतर्कता में कमी हुई है। बिल्कुल मानता हूं मैं, सतर्कता में कमी हुई है, चाहे केंद्रीय एजेंसियों के या राज्य एजेंसियों के तालमेल में कमी हुई हो, या स्थानीय स्तर पे आकलन में राज्य सरकार के अधिकारियों से तालमेल की कमी हुई, लेकिन कमी हुई है। क्यों नहीं इसको ईमानदारी से स्वीकार किया जाए? क्यों नहीं जो प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, चन्नी द्वारा, ये जो माननीय चन्नी जी है मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये बयान दिया जाना चाहिए कि सुरक्षा में कमी हुई है। ये जांच का विषय है कि किससे हुआ है, ये उनको बयान देना चाहिए, न कि ये कहना कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। विषय ये है, चूक निश्चित हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्व पटल पर देश की छवि खराब होती है। पंजाब बहुत संवेदनशील राज्य है, वहां पे एक समय में खालिस्तान के नाम पे कितना आतंक भुगता है प्रदेश ने, और आज फिर खालिस्तानी जो मिलिटेंट्स है वो फिर से उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन प्रकाश जी, आज कंगना रनौत का बयान आया था कि पंजाब आतंकवादियों का अड्डा बनता जा रहा है, आतंकी गतिविधियों का। ये भी ठीक नहीं है
कि आप किसी राज्य को कलंकित कर दें, ये भी ठीक ये नहीं है। चीजें गलत है, इस तरह के बयानबाजी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये भी सत्य है मित्र कि ये सीमावर्ती राज्य है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए आतंकवादी इसी तरह के मौकों का इंतजार करते हैं और बिल्कुल चुनाव एक सीमावर्ती उनके लिए राज्य है। मनमाफिक विषय होता है, तो विशेष सावधानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। दिलीप यशवर्धन जी, दिलीप यशवर्धन जी, ये जो सियासी बयान आ रहे हैं, कंगना रनौत ने आज बयान जारी किया कि पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है, ये आपको लगता है कि ये सियासी बयान इस तरह की पूरी ये जो गंभीर घटनाएं हैं इनको हल्का नहीं कर देते हैं? कंगना रनावत तो इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिज्ञ बन गई हैं। उनको हर चीज पे अपना बयान देना है। मुद्दा चाहे जो हो, कंगना रनावत का बयान जरूर आना है। उसको अब कंट्रोवर्सी में रह के मजा आने लगा है। वो कलाकार है, आप ये समझिए ना, वो कलाकार है। वो कोई मंच नहीं छोड़ती है जहां पे उसको अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाए। एक्सप्रेशन चेहरे पे ले आना, ये तो कलाकार के लिए बड़ी आम सी बात है। डायलॉग में वेरिएशन ले आना, ये कलाकार के लिए बड़ी आम सी बात है। तो उसको जब रोना होगा रो देगी, जब चिल्लाना होगा चिल्ला देगी। उसकी बात की मैं बहुत वैल्यू नहीं मानता हूँ। और कंगना रनावत है कौन, आप ये बताइए, कौन है कंगना रनावत कि जिनकी बात की वैल्यू दी जाए, या जिनकी बात को हर बार मीडिया उठा लेती है, अखबार छाप देता है। अरे उससे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देश के अंदर पड़े हुए हैं, और ये कोई हीरो नहीं है। ये हीरो नहीं है, ये तो मनोरंजन करने वाले लोग हैं। इनकी बातों की क्या वैल्यू साहब, इनकी बातों की क्या वैल्यू ली जाएगी? मैं तो नहीं देता कोई, इनकी बातों को कोई वजन नहीं देता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फिरोजपुर पर कलंक लगा, क्या वहां पर भारत के नागरिक नहीं रहते? और पंजाब को इस तरह बदनाम कर देना ये भी ठीक नहीं है। त्रिशूल साहब, पंजाब से सटा हुआ पाकिस्तान है। हाँ। ठीक, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के बहुत नेबरिंग है। ठीक, और वो हमेशा एक खतरा का विषय बना रहता है। खालिस्तान को लेकर के ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि खालिस्तान को लेकर के बहुत सालों से वहां पर एजिटेशन चल रहा है। और ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो गलत इरादे वाले लोग होते हैं ना, उनको मौका दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का इसमें कोई रोल होगा, या प्रदेश सरकार का, या आदरणीय चन्नी जी का इसमें कोई डेलिबरेट रोल होगा, लेकिन उनकी गलती, उनकी लापरवाही, या जो भी चीज है, जो भी कारण है, उस कारण से ये जो गलत मंसूबे के लोग होते हैं ना, वो अपने इरादों को कामयाब करने में बहुत अच्छा मौका पा जाते हैं। और फिर मैं कहूंगा उस मंसूबों का भुगतान अगर किसी को करना पड़ता है तो आम आवाम होती है। ना तो किसी राजनीति को करना पड़ता है, ना किसी सरकार को करना पड़ता है, ना किसी राजनेता के करीबियों को करना पड़ता है। आम जनता मरती है, आम जनता, आम कार्यकर्ता भी मरता है। प्रकाश जी देखिए, ये सब चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन किसी राज्य को या किसी जगह को इस तरह बदनाम किया जा रहा है सियासी बयानों में, ये भी आपको लगता है ठीक है? नहीं, किसी राज्य किसी जगह को बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ। पंजाब और पंजाब राज्य बहुत अच्छा है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, पंजाब के नागरिकों ने खालिस्तान को भुगता है, और पंजाब के नागरिकों का जज्बा था कि जिससे खालिस्तान से ये प्रदेश मुक्त हुआ। और आज पंजाब की बहुसंख्यक आबादी नहीं चाहती है कि खालिस्तान या किसी तरह के आतंकवादी या किसी तरह के आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोग यहाँ सर उठाए। तो राज्य सरकार पे आरोप है, न कि राज्य पे, न कि राज्य की जनता पे। राज्य की जनता अपनी जगह पूरी तरह से अच्छी है और शांतिपूर्ण है। जी बिल्कुल। रत्नाकर जी देखिए, सियासी बयान इस तरह नहीं गिरने चाहिए जिस तरह लगातार सियासी बयान आ रहे हैं और पंजाब के बारे में बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को तो एक दंश लगता होगा कि क्यों कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा दिलीप जी कह रहे थे कि कंगना रनावत जी कौन है। मैं कंगना रनावत जी के बारे में बता देता हूँ। वो एक कलाकार तो है ही, उम्दा कलाकार है जो मनोरंजन करती हैं लोगों का। ये बात तो आपने बता दिया, लेकिन दूसरी बात आप शायद राजनीतिक परिदृश्य से आपने उसको बताया नहीं। कंगना रनावत जी वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव सेट करती हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे अन्य कोई प्रांत हो। ये कंगना रनावत जी भारतीय बीजेपी माइंडेड हैं। और यही जहां पे मैं बैठा हूं मुंबई में, ये कहती है कि मुंबई जो है पाकिस्तान जैसा लगने लगा है।
तो भारत के एक जो जिसको कहा जाता है कारपोरेट सिटी, उसको आप पाकिस्तान से तुलना करते हैं, और आप पंजाबियत के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। पंजाब के लोगों ने जितनी लाशों में अपनी तिरंगा लपेट के अपने लड़कों को सलामी दी है ना, उतनी सलामी तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले अपने मुख्यालय पे भी नहीं दिए हैं। तो ये क्या बयान देगी भारतीय जनता पार्टी की माइंडेड जो कंगना रनावत है, वो क्या बयान देगी अपना? देखिए जी। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिलीप यशवर्धन जी, आपसे बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, जानना चाहेंगे कि ये जो अगले 48 घंटे हैं, कई रिपोर्ट्स आनी है, कमेटी जो बनाई है उच्च स्तरीय, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, राष्ट्रपति के यहाँ जो कहीं ना कहीं एक डेलीगेशन गया है और एक जो चिट्ठियों का दौर जारी है, तो अगले 48 घंटे काफ़ी अहम है। क्या क्या संभावनाएं आपको लगती हैं कि क्या क्या हो सकता है? त्रिशूल जी, हमारे आपकी तमाम एनालिसिस के बावजूद अंततः जो फैसला करना है वो कानून को करना है। उसमें सारी समितियां अपना अपना रिपोर्ट देंगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी अपनी बात करेगी, और अंततः जब पीआईएल फाइल होगी और जब मामला कोर्ट में चला गया है तो उस कोर्ट में ये डिसाइड होगा कि गलती किसकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो एसपीजी एक्ट में भी स्टेट के खिलाफ एक्शन ले सकती है। वहां पर अगर जरूरत समझेगी तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन ये सारी बातें तब हो सकती हैं जब सेंट्रल की बातों में कहीं कोई तर्क आएगा, और जब मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा वो सर्वोपरि होगा। अब हम लोगों को इंतजार करना है कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, और उस फैसले पर क्या तथ्यात्मक क्रियाएं आती हैं सेंटर की और स्टेट की, क्योंकि दोनों ही तरफ से वकील जो होंगे वो अपनी अपनी दलीलों को वहां रखेंगे और सबूतों के साथ रखेंगे, और उन सबूतों को एनालाइज करना ये कोर्ट एनालाइज करेगा, और हमारे आप से बेहतर एनालाइज करेगा, क्योंकि वो कानून के दायरे में करेगा। हम तो अपने एनालिसिस कभी राजनीति के मद्देनजर, कभी समाज के मद्देनजर, कभी देश के मद्देनजर करते हैं, लेकिन कोर्ट जो होता है इन सारी चीजों को देखते हुए कानून को घेरे में रख करके अपने एनालिसिस देता है, अपने डिसीजंस को देता है। बिल्कुल, तो वी कैन वेट कि कल क्या डिसीजन आता है ऑनरेबल कोर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। रत्नाकर सिंह जी, प्रकाश सारस्वत जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अगले 48 घंटे अहम हैं, कई चीज़ें साफ होंगी, पूरी तस्वीर साफ होगी। अब देखना होगा कि इस तस्वीर के पीछे आखिर कौन है और क्या है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।